सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास अर्थ से ही हमें पता चलता है कि जहां दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम समास कहते हैं। इसमें बीच की विभक्तियां जो हैं उसका लोप हो जाता है, यानी उनका अंत हो जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर हम देख सकते हैं, गंगा का जल, तो यह बीच की विभक्ति का जो है इसका लोप हो जाएगा और यह बन जाएंगे गंगा जल। तो इस प्रकार जहां दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। समास के जुड़ने को हम समस्त पद कहते हैं और जब हम अलग करते हैं, यानी यह गंगा जल जब जुड़कर बना तो यह समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद, और जब भी इसको हम फैलाकर लिखेंगे तो यह समास विग्रह कहलाएगा। फिर अब हम आते हैं, समास को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भागों में बांटे हैं। कुछ विद्वान जो है समास के चार भेद मानते हैं। तो जिनमें से ये चार भेद वे मानते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो ये चार भेद, कुछ विद्वान जो हैं समास के यही चार भेद मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वह पांच भेद मानते हैं, जिसमें पांचवा नंबर में वे कर्मधारय समास को रखते हैं। कुछ विद्वान जो हैं 6 मानते हैं और छठा नंबर में वह ये 5 होगा और छठा नंबर में द्विगु समास को। और कुछ विद्वान जो है 7 भेद मानते हैं और वे 7वें नंबर में नए समास को रखते हैं। अब हम पहले यह जानेंगे कि कुछ विद्वान जो हैं वह 4 भेद क्यों मानते हैं और कुछ विद्वान जो है 5, कुछ 6 और कुछ 7 क्यों मानते हैं। इसके पीछे राज यह है कि तत्पुरुष समास के अनुरूप ही जो है कर्मधारय, द्विगु और नए समास होते हैं। इनमें भी वही विशेषताएं हैं जो कर्मधारय, द्विगु और नए में, यानी जो 2 पद होते हैं, इन 2 पद में पूर्व पद जो है और या उत्तर पद, इसको बोले जाते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद। पूर्व पद जो है वह हमेशा विशेषण के रूप में रहते हैं और उत्तर पद जो है वह विशेष्य के रूप में। तो इसी प्रकार कर्मधारय समास में भी यही होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। द्विगु समास में भी वही होते हैं, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। नए समास में भी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होते हैं। इसी कारण लोग जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इन तीनों को भी रख देते हैं। अब आते हैं कि फिर अलग अलग क्यों माने हैं। अलग अलग मानने का कारण यह है कि इनमें कुछ इससे हटकर ही विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के कारण ही इसे कुछ विद्वान जो है वह अलग हटकर माने। तो सबसे पहले हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो पूर्व पद होते हैं वह विशेषण और उत्तर पद जो है वह विशेष्य होते हैं। और जब इनका हम समस्त पद बनाएंगे तो इसके बीच की विभक्ति जो है वह लोप हो जाते हैं।
तो जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं गंगा का जल, तो गंगा का जल, इसमें का विभक्ति का लोप करके हम समस्त पद बना दिए गंगा जल। इसमें जो है जल जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया और इसी कारण जो है यह गंगा जल जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया। तो तत्पुरुष समास को फिर कारकों के अनुसार इसे फिर 6 भागों में बांटा गया है। आपको कारक पहले पढ़ाए जा चुके हैं। तो 8 कारकों में से कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये दोनों कारक को छोड़कर शेष जो कारक हैं वह तत्पुरुष समास के भेद हैं और यह भेद जो है उनके विभक्तियों के आधार पर ही हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, जैसे यश को प्राप्त, तो यहाँ पर बीच में को आ गया, इसीलिए यह कर्म तत्पुरुष हो गया। करण तत्पुरुष जिसमें से के द्वारा या द्वारा विभक्ति आते हैं, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। उसी प्रकार संप्रदान के लिए विभक्ति आते हैं, तो इसीलिए यह संप्रदान तत्पुरुष हो गया। उदाहरण स्वरूप यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। उसके बाद अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति आते हैं जब अलगाव का भाव हो, तो जैसे धनहीन, धन से हीन। उसी प्रकार संबंध तत्पुरुष, जिसका एग्जाम्पल यहीं से हम ले सकते हैं गंगा का जल, यहाँ पर का के की रा रे री ना ने नी आते हैं, तो यहाँ पर का विभक्ति आ गया और इसी कारण यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष हो गया। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण कारक में पर पे विभक्ति लगते हैं, जैसे ग्रामवास, तो ग्राम में वास, ग्रामवास तो ग्राम में वास में विभक्ति आ गया और इसीलिए अधिकरण तत्पुरुष हो गया। अब आते हैं दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें भी जो है मैंने पहले बताया कि पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होते हैं। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होते हैं। तो इसी कारण जैसे नीला है कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर पूर्व पद जो है वह विशेषण, कमल कैसा है, क्वालिटी इसका तो नीला है ना। लेकिन साथ ही यह तुलना भी कर रहे हैं कि कमल के समान जो है, जिस प्रकार कमल नीला है उसी प्रकार वह भी नीला है। इसीलिए इसके साथ साथ जो तुलना हो रहे हैं, तो इसमें जहां तुलना हो वहां जो है कर्मधारय समास होंगे। विशेषण और विशेष्य के साथ साथ जहां तुलना हो तो वहां पर जो है कर्म तत्पुरुष होंगे। जैसे नीला है जो कमल, तो यहाँ पर यह बीच के जो खंड है इसको हम लोप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नील कमल। तो नील कमल यह समस्त पद बन गए। तो इस प्रकार जैसे देह लता, तो देह रूपी लता, तो कर्मधारय समास में हम जानेंगे कि कुछ शब्द जो है बीच में जोड़कर इसे जो हम विच्छेद कर सकते हैं। जैसे है जो, के समान और रूपी, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसको हम कर्मधारय समास के बीच में रखकर इसका हम ग्रह कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर द्विगु समास। द्विगु समास में भी वही होते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होते हैं, लेकिन नाम से ही पता चलता है द्विगु। द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय, तो दो गाय। तो यहाँ पर नाम से ही पता चला कि जहां पर पहला पद जो है विशेषण पद वह संख्यावाची हो, वहां पर
द्विगु समास होंगे। जैसे चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। इसके समाहार के बदले में हम समूह भी लिख सकते हैं। 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। तो इसी प्रकार दोपहर, 2 पहरों का समाहार या 2 पहरों का समूह। तो इस प्रकार जहां पर हम देखेंगे विग्रह रूप में विच्छेद जब करेंगे, समास विच्छेद, तो वहां पर हम समाहार या समूह, ये 2 शब्दों में से एक शब्द जो है हम डाल देंगे। अब आते हैं चौथा नंबर, वो आते हैं नए समास। नए समास में भी उसी प्रकार तत्पुरुष समास के समान ही जो है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होंगे। लेकिन फिर अलग क्यों है? अलग इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा जो है पहला पद नकारात्मक होता है। नकारात्मक यानी हमेशा निगेटिव फॉर्म में होगा, यानी अनजान। तो यहाँ पर जब हम समास छेद करेंगे तो न जान, तो इसमें याद रखेंगे कि जब समस्त पद रूप में रहेंगे तो अन या ओ से ही यह शुरू होता है, और जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो वह न में परिवर्तन हो जाएगा। अन या ओ रहने पर वह न में बदल जाएगा, और जो बाद शेष बच गए वह उसी तरह हम लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है हम नए समास को जाने। अब आते हैं द्वंद्व समास, पहले जान लेते हैं। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब ये होता है झगड़ा। तो झगड़ा इस बात का कि कौन श्रेष्ठ है। तो जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों में से यह पता करना मुश्किल हो जाए कि कौन श्रेष्ठ है, तो वैसे स्थानों पर जो है वह द्वंद्व समास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माता पिता। तो अब माता और पिता में से कौन श्रेष्ठ है, तो यह पता कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोनों ही श्रेष्ठ है। तो जहां पर दोनों पद जो है वह प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास हो जाते हैं। और जब हम इसका समास ग्रह करेंगे तो माता और पिता, या और के बदले में हम कई दूसरे शब्द भी यूज कर सकते हैं, जैसे व, या, अथवा। तो ये शब्द और के स्थान पर हम व्यवहार कर सकते हैं। माता व पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता। तो इस प्रकार जो है द्वंद्व समास हमारा वह जहां पर दोनों पद जो है वह प्रधान हो जाता है। अब आते हैं हम बहुप्रिय समास। तो बहुप्रिय समास में जो है क्या होता है कि जहां पर पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर अन्य पद जो है वह प्रधान हो जाता है, यानी तीसरा पद जो बनता है वह प्रधान हो जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी यहां पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, यानी एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए इसका हो गया। तो यह पीत है अंबर जिसका विशेष रूप से यह विष्णु या कृष्ण के लिए व्यवहार होते हैं। तो यह याद रखेंगे, जब भी कोई शब्द
किसी विशेष अर्थ को दे, अर्थात जहां पर योग रूढ़ शब्द में यह परिवर्तित हो जाए वहां पर बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यह बहुव्रीहि समास होगा, यानी क्योंकि यह शिव के लिए व्यवहार होते हैं। लेकिन वही अगर नीला है जो कंठ, इस तरह हम लिखें तो वह फिर कर्मधारय समास में चले आएंगे, क्योंकि यहाँ जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह व्यवहार नहीं होता। तो उसी प्रकार दशानन, दस है आनंद जिसका, अगर हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं तो यह दशानन शब्द जो है वह रावण के लिए यूज होता है। और अगर हम कहें 10 आननों का समाहार, तो यह फिर द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ विशेष जो है वह नहीं है। तो इसीलिए अब आते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जब setting the mobile. Yeah, I'm setting the mobile now. Same. अव्ययी भाव समास वहाँ होते हैं जहाँ पर जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर जो है जो समस्त पद बनता है वह अव्ययी पद बन जाता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, आजन्म यानी जन्म तक, या प्रतिदिन यानी दिनों दिन। तो इस प्रकार जहां अव्ययी शब्द के रूप में व्यवहार हो वहां अव्ययी भाव समास होते हैं। आपको मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं, अव्यय शब्द उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण जो है उसमें परिवर्तन न आए। धन्यवाद।